Friends, today we discuss about the classification of water. हम सोयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप वाला चैप्टर कर रहे हैं. उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सोयल वाटर. ये तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? रिटेंशन के बेसिस पे. सोयल कितना वाटर अपने अंदर रिटेन कर सकती है, कितना ग्रहण कर सकती है सोयल अपने वाटर. सबसे पहला है ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर वो वाला वाटर होता है जिसका प्रेशर 1/3 बार से ज़्यादा हो, वो वाला होता है ग्रेविटेशनल वाटर. ये इजीली ग्रेविटी द्वारा फोर्स के करके ड्रेन कर लिया जाता है और ये एक्सेस में अवेलेबल होता है. ये फ्री वाटर होता है ना, ये अवेलेबल होता है प्लांट्स को. ये मैक्रोपोर्स में फील होता है और उसमें एयर को रिड्यूस कर देता है, पूरी तरह एयर को ख़त्म कर देता है. तो एयर को हमें अगर वापस लेना है तो ग्रेविटेशनल वाटर अपने आप हम ड्रेन कर देंगे. फिर आता है हमारा कैपिलरी वाटर. तो आप ग्रेविटेशनल वाटर को अच्छे से समझते हैं. पहले ग्रेविटी पोटेंशियल इसका ज़्यादा 1/3 बार से ज़्यादा होता है और ये इजीली ग्रेविटी के फोर्स द्वारा ड्रेन कर लिया जाता है. दिस वाटर इज एक्सेस वाटर. ये वाला एक्सेस वाटर होता है, फ्री वाटर होता है. ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, ये सिर्फ मैक्रोपोर्स में होता है मेनली. और इसका रिमूवल नेसेसरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है उसके अंदर एयर को पूरी तरह रिमूव कर देता है और उसके कारण एरिएशन की समस्या आ जाती है और उसके कारण सारी डिजीज आ जाती हैं और प्लांट पूरी तरह डेड होने की कंडीशन पे भी हो जाता है अगर ज़्यादा समय तक ये रिटेन सोयल में रह जाए ग्रेविटेशनल वाटर. इजी फ्लो होता है इसका सैंडी सोइल्स में, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज थोड़ा मोटा होता है, बिग साइज होता है, वहाँ से इजीली फ्लो कर जाता है. और जबकि जो हमारा क्ले है वो बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं, उसमें से इसका फ्लो थोड़ा चेक हो जाता है, इसकी कम होता है उसमें से. ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में. इसके बाद आता है ग्रेनुलर और क्रम्बी जो स्ट्रक्चर होता है सोयल का, उसमें इसका ज़्यादा होता है. किसकी बजाय? प्लेटी की बजाय. क्रम्बी में छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स के एग्रीगेट बन जाते हैं. ठीक है. और प्लेटी में क्या होता है? ऐसे प्लेट्स फॉर्म में बन जाता है सारी सोयल का स्ट्रक्चर. इस प्लेट्स में से इसका निकलना मुश्किल होता है ग्रेविटेशनल वाटर का. जबकि जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनुलर होता है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है, उसमें से इसका निकलना इजी होता है. प्लेट में इसका स्लो होता है मूवमेंट. क्लेई सोइल्स में अगर हम देखें तो एग्रीगेट्स में इसका इजी होता है. एग्रीगेट्स ऐसे ही होते हैं, सोयल के कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के ऐसे बन जाते हैं एग्रीगेट्स. और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बारीक दानेदार है, उसमें इसका निकलना डिफिकल्ट होता है. वो इसके चेक कर देता, रोक देता उसको, वाटर को. ठीक है. ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल वाटर. ये एक्सेस वाटर होता है. ये ड्रेन करना हमारे लिए नेसेसरी भी होता है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को आरंभ करेगा अगर ज़्यादा समय तक ये सोइल में रिटेन रह गया. ठीक है. अब आता है हमारा कैपिलरी वाटर. ये सिर्फ मेनली माइक्रोपोर्स में पाया जाता है. क्यों होता है ये? इसमें ये अट्रैक्शन की वजह से होता है. सोयल के पार्टिकल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक तरह का बॉन्ड बनता है, एक बॉन्डिंग होती है, उसके कारण ये कैपिलरी वाटर सोयल में रिटेन रहता है और ये लंबे समय तक रहता है. ठीक है. ये माइक्रोपोर्स में होता है और कौन से फोर्स के कारण? सोयल पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसके कारण होता है. ये टाइटली होता है और इसको ग्रेविटी इजिली अपने साथ नहीं ले जा सकती नीचे. ग्रेविटी का डाउनवर्ड पुल नहीं होगा इसका. जैसे ग्रेविटेशनल वाटर था वो आराम से नीचे चला गया, और जबकि कैपिलरी वाटर इतना आसानी से नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सोयल पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में. और ग्रेविटी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आसानी से इसको अपने साथ ले जाए. द अवेलेबल फॉर्म, ये मेनली अवेलेबल फॉर्म होती है कैपिलरी प्लांट्स को भी. ये फील्ड कैपेसिटी से लेके और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट तक होता है कैपिलरी वाटर हमारा. कहाँ से? फील्ड कैपेसिटी से लेके हाइग्रोस्कोपिक 0.33 ATM से लेके 31 ATM तक इसका टेंशन रहती है सोयल के अंदर. ठीक है. ये सिर्फ मेनली माइक्रोपोर्स में पाया जाता है और ये अवेलेबल वाटर होता है हमारे प्लांट्स को भी. और आगे भी ये बात आ सकती है कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में, वो आगे हम देखेंगे. कैपिलरी वाटर फील्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट तक होता है. ठीक है.
इसकी टेंशन 31 एटीएम तक तो होती तो है, लेकिन प्लांट्स में अवेलेबिलिटी 15 एटीएम से अगर ऊपर होने लग जाए टेंशन तो बहुत रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट में होती है, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता प्लांट के ऊपर। 15 तक ज़्यादा होता है, 15 एटीएम तक। अवेलेबिलिटी कैपिलरी वाटर की डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करती है? स्ट्रक्चर के ऊपर, टेक्सचर के ऊपर, और ह्यूमस कंटेंट कितना है सोइल का। हमारा सोइल का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेन्युलर है या फिर क्रम्बी है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, या फिर सिंगल ग्रेन्ड है। टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर मीन्स सोइल हमारी सैंडी है या फिर क्लेई है या फिर सिल्टी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमस कंटेंट कितना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट है वो कितना उसके अंदर, इन सब के ऊपर कैपिलरी वाटर की अवेलेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है। फाइनर अगर हमारा सोइल का टेक्सचर होगा, मीन्स इसमें अगर क्लेई सोइल हो गए, क्लेई पार्टिकल्स और सिल्ट पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा होंगे, साथ में ग्रेन्युलर अगर स्ट्रक्चर होगा, ग्रेन्स की फॉर्म में, छोटे छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में होगा, अच्छी खासी मात्रा में ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो हमारा अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, कैपिलरी वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी प्लांट्स को, और सोइल में भी ज़्यादा समय तक होल्ड रहेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ कैपिलरी वाटर, जो कैपिलरी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली, फ्रीली और मोबाइल रूप से मोबाइल कर सकते हैं सोइल के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा बहुत जा सकते हैं, और ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और ये वाटर इजीली इवेपोरेट्स भी हो सकता है, इवेपोरेशन इसका आसान होता है। अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर ये वेरी करती है किसके हिसाब से? सोइल टेक्सचर और सरफेस टेंशन के हिसाब से ये वेरी कर जाती है। सोइल का टेक्सचर कैसा है, सैंडी है, सिल्टी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और सरफेस का टेंशन, जब सरफेस का टेंशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो प्लांट्स को इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये फैक्ट आप याद रखना। फाइनर अगर टेक्सचर है तो अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर भी ज़्यादा अवेलेबल होगा प्लांट्स को, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ग्रेविटेशनल वाटर हो गया कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो इजिली ग्रेविटी द्वारा ड्रेन कर लिया जाता है, और कैपिलरी वाटर जो प्लांट्स को अच्छे से अवेलेबल होता है। ग्रेविटेशनल वाटर को हमें कंट्रोल भी करना होता है, वो ज़्यादा एक्सेस में लीचिंग अगर कर देगा तो हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह फ्लो नीचे ही हो जाएंगे, तो हमें ग्रेविटेशनल वाटर को अच्छे से वेल ड्रेन्ड रूप में करना होता है, ठीक है। अब आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये वो वाला वाटर होता है जो पूरी तरह हाईली टाइटली सोइल के पार्टिकल्स द्वारा अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया जाता है, और ये प्लांट्स को नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। नॉर्मली क्या, प्लांट्स को तो अवेलेबल होता ही नहीं है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज हेल्ड टाइटली ऑन द सरफेस ऑफ सोइल कोलोइडल पार्टिकल्स। इट इज मेनली नॉन लिक्विड, ये नॉन लिक्विड और वेपर फॉर्म में मेनली क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। दिस वाटर इज, ये आसानी से इवेपोरेट भी नहीं होता जब तक हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट ना करें। ये सिर्फ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हम 8 से 10 आवर्स तक इसको लगातार इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करें, फिर जाके ये पूरी तरह सोइल को छोड़ेगा। ये होता है हमारा हाइग्रोस्कोप। इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, ये सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें भी 3 टाइप है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे बनाया है? मॉइस्चर रिटेंशन, सोइल कितना मॉइस्चर रिटेन कर सकती है अपने अंदर और कितना यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट उसको, ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है। सोइल कितने अंदर मॉइस्चर अपना रिटेन कर सकती है और प्लांट्स कितना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम इसके तीनों टाइप देखते हैं। फर्स्ट हमारा अवेलेबल वाटर, वाटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट। जब पौधा मुरझाने लग जाए और फील्ड कैपेसिटी मैंने आपको बता ही दिया है पीछे, इन दोनों के बीच में जो वाटर होता है वो होता है अवेलेबल वाटर। ये प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होता है, प्लांट्स इसको यूटिलाइज करके अपनी सारी ग्रोथ प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस सब कुछ इसी से करते हैं, अवेलेबल वाटर से ही। कितना हमारी सोइल के अंदर अवेलेबल वाटर होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोइल की हमारी टाइप कैसी है, एलुवियल है या फिर डेक्कन साइड वाली ब्लैक कॉटन सोइल है, रेड सोइल है, लेटराइट सोइल है, सोइल का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रेनुलर है, क्रम्बी है, ठीक है, ये सब सिंगल ग्रेन्ड है, या फिर डेप्थ ऑफ सोइल। जैसे जैसे हम सोइल की डेप्थ पे नीचे जाते जाएंगे, आपको पता ही है कि वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा अवेलेबल वाटर। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट के बीच में है जो पौधा मुरझाने लग जाए
वो होता है परमानेंट बिल्डिंग वाला, वो डेड डेड नहीं होता, सिर्फ मात्र उसकी लाइफ चलती रहती है परमानेंट में। और फील्ड कैपेसिटी जो अपर लिमिट है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है अवेलेबल वाटर। अब है अनअवेलेबल वाटर। अनअवेलेबल वाटर वो होता है जिसका पोटेंशियल -15 बार से ज़्यादा होता है। ठीक है, -15 बार से ज़्यादा होता है और ये प्लांट द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। सोयल पार्टिकल्स द्वारा इतना टाइटली होता है कि प्लांट्स इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ, सोयल रूट्स की तरफ ये जा ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा टेंशन होता है। कुछ माइन्यूट से माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ही इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। अनअवेलेबल वाटर में कौन कौन सा होता है? एक तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है हमारा, जिसकी बहुत ज़्यादा हाई टेंशन होती है, और साथ में कुछ पार्ट होता है कैपिलरी वाटर का जो बिलो विल्टिंग पॉइंट से जो नीचे वाला कुछ पार्ट होता है, सिर्फ ये दोनों मिलके हमारा अनअवेलेबल वाटर को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है अनअवेलेबल वाटर। इसकी टेंशन -15 से ज़्यादा होती है और ये प्लांट द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कुछ पार्ट कैपिलरी वाटर का जो बिलो बिल्टिंग पॉइंट है, ये दोनों इसमें काउंट होते हैं अनअवेलेबल वाटर में। ये प्लांट्स द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। अब है सुपरफ्लूयस वाटर, जो आसानी से बह जाता है, ये इसका मीनिंग होता है सुपरफ्लूयस का। क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये वो वाला वाटर होता है जो फील्ड कैपेसिटी और मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी के बीच में होता है। समझ में आया? फील्ड कैपेसिटी हो गया अपर लिमिट जो प्लांट्स को अवेलेबल होती है, फील्ड कैपेसिटी क्या हो गया? अपर लिमिट। और मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी कितना होगा? जो सोयल सेचुरेशन वाला हो गया। ये इससे पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था, सेचुरेशन मीन सोयल ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाटर अपने अंदर होल्ड कर सकती है, और अपर लिमिट हमारी क्या है। इनके बीच में जो ये वाला वाटर है ना, ये हमारा क्या है? सुपरफ्लूयस। ये भी प्लांट द्वारा यूटिलाइज नहीं हो सकता। जो हमारा ग्रेविटेशनल वाटर हो ना, जब इसमें पिछले फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशनल वाटर वही होता है सुपरफ्लूयस वाटर। इसको बायोलॉजिकल में सुपरफ्लूयस बोलते हैं। ठीक है, जो जो ग्रेविटी द्वारा अटेन कर लिया जाता है। दिस वाटर इज नॉट, मैंने बता ही दिया कि प्लांट्स द्वारा अवेलेबल नहीं होता। अगर ये लंबे समय तक सुपरफ्लूयस वाटर हमारी सोइल के अंदर प्रेजेंट रह जाए तो ये प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा क्योंकि एरिएशन को ये पूरी तरह चौक कर देगा, रोक देगा उसको। ये हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, या नॉर्मली नेचर में ऐसा ही होता है, ये इजीली रिमूव हो जाता है इसकी वजह से ग्रेविटेशन हो, ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर लगता है और इसको नीचे की डाउनवर्ड साइड ले जाता है। ठीक है, ये होता है सुपरफ्लूयस वाटर। अब तक हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और सोयल प्लांट वाटर रिलेशनशिप वाला चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। आप पिछले वाले वीडियो भी दोबारा एक बार देखना क्योंकि इसमें कई जगह डाउट आ जाते हैं। ठीक है, और वो डाउट्स कमेंट्स में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।